देखो देखो अब हमारे पास यहां पर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। अब देखना जरा पे क्या होगा। अब यहां पर हम दो या दो से ज्यादा कॉइल लेंगे, ठीक है, और उनको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने पर हमारे पास क्या क्या इफेक्टिव इंडक्टेंस आता है वो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास इंडक्टेंस कौन कौन से होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर अकेली कॉइल है, ठीक है, सिर्फ एक, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस आता है। लेकिन अगर दो कॉइल ले लो, ध्यान सुना, हमने यहां पर एक कॉइल ऐसे ले ली और एक कॉइल इस तरह से ले ली। अगर दो कॉइल ले लेंगे तो यहां पर हमारे पास इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 होगा। लेकिन ये दोनों आपस को म्यूचुअली भी तो इंड्यूस करेंगी, तो यहां पर इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास M। और तुम्हें पता है पहली कॉइल का क्या होता है M12, सेकेंड कॉइल का M21, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं अल्टीमेटली बराबर। अगर वो बराबर है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, केवल इसको M मान लेंगे। बोलो इतना समझना सभी को, ठीक है। अब आगे जरा सुनो, यहां पर हमारे पास दो कॉइल है, इनके सेल्फ इंडक्टेंस और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन एक जरूरी बात हमारे पास इस तरह से आती है, अगर मान लो यहां पर कॉइल लें और एक कॉइल ऐसे रखें और दूसरी कॉइल बहुत दूर रख दें, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास दो कॉइल एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो यहां पर किसी तरह का म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, केवल इतना होगा तुम्हारे पास। तो अब जरा सुनो, अब यहां पर हमारे पास कैसे कैसे रिजल्ट बनेंगे। देखो, जब भी तुम कभी सर्किट में कॉम्बिनेशन देखते हो, तो कॉम्बिनेशन में दो चीजें तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाती हैं। कैसा कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में हो सकता है और कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल में हो सकता है। इतनी बात क्लियर। लेकिन देखो तुम्हारे यहां पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, लेकिन यहां पर दो अलग अलग बातें हैं, तो ध्यान रखना। अगर हम यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो केस आएंगे। कौन कौन से? पहला केस होगा हमारे पास जब हमारी कॉइल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस इनमें नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आता है? जब एक में जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से पास हो, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये दूसरे से पास होगी इस तरह से। अगर ये हमारे पास इससे पास होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्रिएट होगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉइल इतनी दूर है कि पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तक पहुंच ही नहीं रही है, तो किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आता। इतनी बात क्लियर? तो अब ध्यान सुनना, अगर हम यहां पर कॉइल्स को सीरीज में मानते हैं तो सीरीज में भी हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा कि हमारे पास दोनों कॉइल्स इतनी दूर हैं कि कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा। दूसरा केस क्या होगा कि हमारे पास कॉइल्स इतनी पास है कि वो एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस्ड कर रही है, ठीक है, कर रही है, मतलब पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड से पास हो रही है और सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड पहले से पास हो रही है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब आगे जरा सुनो, ये तो कहानी हो गई सीरीज की। अच्छा, इसी तरह से पैरेलल भी हो सकता है। देखो ध्यान से, अगर पैरेलल में बात करेंगे तो क्या होगा? देखो हमारे पास एक वायर आ रहा है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे? इसी वायर के तुम दो पार्ट कर दो, यहां पर एक कॉइल ऐसे जोड़ दी, यहां पर एक कॉइल ऐसे जोड़ दी, इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दो। देखो जरा पे दो कॉइल हमारे पास पैरेलल में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास वही केस होंगे। पहला केस हम मान लेंगे कि ये कॉइल्स कैसी हैं, एक दूसरे से बहुत दूर। अगर बहुत दूर है तो क्या होगा? किसी तरह का म्यूचुअल इंडक्टेंस काम नहीं करेगा। अगर एक दूसरे के नियर है, ठीक है, पास में है, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस्ड भी करेंगे। बोलो तेरी बात क्लियर? इतना समझ में आया? तो अब जरा ध्यान सुनना, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे कॉइल्स देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास टोटल 4 केस आते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है? इनको कैसे डिवाइड करेंगे? तो पहला क्या? सीरीज। सेकंड क्या है? पैरेलल। सीरीज में दो केस, एक तो बहुत दूर, दूसरा बहुत पास, ठीक है। पैरेलल में दो केस, एक बहुत दूर कॉइल होंगे, दूसरे में हमारे पास बहुत पास होंगे। बोलो तेरी बात क्लियर? इस तरह से हमारे पास टोटल 4 केस बनते हैं इंडक्शन के, ठीक। अब देखो यहां पे आर्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सीरीज। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले आ गया इन सीरीज। सीरीज में सबसे पहले लेके चलेंगे कि हमारी कॉइल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, तो उनमें किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो सकता है।
देखो यहां पर आ गया हमारे पास इन सीरीज, और इसमें भी हम यहां पर केस फर्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या होगा, हमारी दोनों कॉइल्स एक दूसरे से बहुत दूर होंगी, ठीक है। तो यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं हमारी कॉइल्स कैसे हैं, एक दूसरे से फार, ठीक। तुम्हारे पास पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, इफ बोथ द कॉइल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और तुम्हें क्या क्या मानना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें यहाँ पे मान के रखनी पड़ेंगी। देखो डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान सुनना, डायग्राम कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। क्यों, अभी देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर कॉइल्स की बात करोगे तो देखो ये वायर आ रहा है, इस वायर में एक कॉइल इस तरह से आ गई, ये वायर आ गया, इसमें एक कॉइल इस तरह से आ गई, ये मान लो हमारे पास इस तरह से दो कॉइल्स हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, ये दोनों कॉइल्स क्या होंगी, एक दूसरे से बहुत दूर। अगर बहुत दूर है तो किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे जरा देखो, अब क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास ये करंट आई आ रही है, तो सोचो यहां से करंट आएगी, यहां से ऊपर जाएगी, करंट ऊपर गई, यहां से नीचे आई, फिर ये आगे बढ़ गई। अच्छा, वही करंट हमारे पास सेकंड कॉइल में जाएगी, ये आई आ गई, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर। तो देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कॉइल सीरीज में हैं तो उनमें करंट कैसी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, या सेम। कांस्टेंट क्या मतलब, सेम रहेगी, ठीक है। अभी इस करंट को चेंज तो कराएंगे हम, चलो आगे जरा सुनो। अब देखो क्या होगा, अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, इसका फ्लक्स हमने Φ1 मान लिया, इसका फ्लक्स Φ2 मान लिया। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर कॉइल्स हमारे पास इस तरह से करंट सेम है तो करंट सेम होते हुए भी फ्लक्स कैसे बदल गया। देखो ध्यान से, फ्लक्स बिल्कुल बदल सकता है। हमारे पास फाई का फॉर्मूला होता है BA। अगर करंट सेम है तो यहां पर हम जरा समझना, कॉइल तो अलग अलग है, एरिया तो दोनों का अलग अलग रहेगा। ये बात समझ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एरिया अलग अलग रहेगा तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉइल्स के फ्लक्स अलग अलग है, Φ1 Φ2, इतनी बात है। तो देखो अब यहाँ पर जरा Φ1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो आपने Φ1 क्या है, Φ1 हमारे पास हो जाएगा L1I, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, करंट I, ठीक है। आगे जरा देखो Φ2 क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। यहां पर अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल। और ये Φ2 देख लो, ये हमारे पास हो जाएगा L2I। इतनी बात क्लियर, ये सेकंड केस आ गया। अब एक बात सुनो, अगर तुमसे ये बोला जाए कि जो तुम्हारा पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट में टोटल कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है तो कैसे निकालोगे। देखो इस सर्किट में दो जगह पे फ्लक्स लिंक हो रहा है, एक पहले केस में, एक दूसरे केस में। अगर दोनों फ्लक्स को जोड़ दो तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स निकल करके आएगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट या फिर विद द कॉइल्स। जितनी कॉइल्स हो सभी में टोटल फ्लक्स। अच्छा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसको हमने Φt मान लिया, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया Φ1 और ये आ गया प्लस Φ2। सोचो जितने फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं उनको ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स आएगा। क्यों, जो फ्लक्स देख रहे हो, फ्लक्स तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास Φt आ गया, Φ1 की वैल्यू क्या है, ये आ गया हमारे पास L1I, ये आ गया हमारे पास L2I। I कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास Φt की वैल्यू आ गई, I कॉमन हो गया, ये आ गया हमारे पास L1 प्लस L2। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई परेशानी किसी को। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा, क्या स्टेटमेंट आएगा जरा समझना। अब हम इन दोनों कॉइल्स को हटा करके एक सिंगल कॉइल लेकर के आएंगे जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, जो टोटल फ्लक्स Φt क्रिएट कर रही होगी। ध्यान सुनना, हमें अब इस तरह की कॉइल लानी है, ठीक है। इन दोनों को हटा करके अगर हम इस सर्किट में नई कॉइल जोड़ें जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो, तो कंडीशन ये होनी चाहिए वो कॉइल जो टोटल फ्लक्स क्रिएट करे वो उतना ही फ्लक्स हो जितना ये दोनों कॉइल मिलकर के क्रिएट कर रही है। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास जो Φ टोटल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L इंटू आई हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। बोले समझ में आई कि नहीं आया, ध्यान सुनना। यहां पर क्या होगा, सुनो जरा स्टेटमेंट, इफ वी रिप्लेस both these coils with a new coil of self inductance L such that the total flux linked with the coil remains same।
ये जो टोटल फ्लक्स है वो सेम है, मतलब जितना ये दोनों कॉइल लिंक कर रही हैं उतना वो अकेली कॉइल लिंक कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi इक्वल्स टू Li। अब क्या हुआ, नई कॉइल जोड़ दे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये L आ गया हमारे पास, ठीक है। टोटल फ्लक्स phi t है, ये हमारे पास phi t इज इक्वल्स टू Li के बराबर होगा। तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये किसके बराबर आ गई, इक्वेशन नंबर 4। क्यों, देखो LHS बराबर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर करो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। देखो अगर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो तो क्या होगा, यहां पर L दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, L1 प्लस L2। तो यहां पर हमारे पास L की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया हमारे पास L1 प्लस L2 के, ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास 2 3 4 6 जितनी भी हैं, अगर कॉइल सीरीज में लगी हैं और कुछ इस तरह से है कि वो एक दूसरे के फ्लक्स को लिंक नहीं कर रही हैं, मतलब इसमें जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से पास नहीं हो रही है, बहुत दूर है, तो हमारे पास जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस आती है वो हमारे पास कुछ आती है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हमेशा। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, इतना समझा सभी को? तो ध्यान रखना, ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला था। अब इसी में सेकंड केस लेके चलते हैं। अच्छा, सेकंड केस में तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या और कैसे कैसे आ रहा है। एक बार पूरी कैलकुलेशन देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आ गया। अब देखो केस सेकंड क्या होगा, जैसे फार अवे था, केस सेकंड हो जाएगा हमारे पास वेरी नियर। अब यहां पर हमारे पास केस सेकंड आ गया, इसमें हमारी कॉइल्स एक दूसरे के बहुत पास होगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास बहुत पास है तो यहाँ पर एक में जनरेट होने वाला फ्लक्स दूसरे में लिंक होगा, अगर दूसरे में लिंक होगा तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बन रहा है, देखो एक कॉइल ऐसे आ गई, यहाँ पर एक कॉइल और यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इनके सेल्फ इंडक्टेंस बिल्कुल वैसे ही L1 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छा करंट भी हमारे पास बिल्कुल वैसी ही आएगी, यहाँ पर हमारे पास करंट आई आ गई, यहाँ पर भी करंट आई आके आगे निकल गई। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर हमें फ्लक्स की जरूरत नहीं है। अब ये जो आर्टिकल देखेंगे इसको हम ईएमएफ से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ जितने आर्टिकल चलेंगे सारे अब ईएमएफ से देखोगे, केवल जो पहला आर्टिकल था वो तुम्हारा फ्लक्स से होने वाला आर्टिकल था, ठीक है। अब आगे तो देखो आप, अगर ये सीरीज में है तो दोनों में ईएमएफ अलग अलग होगा। अगर ईएमएफ अलग अलग है तो यहाँ पर हमने ईएमएफ मान लिया E1 और यहाँ पर ईएमएफ मान लिया E2। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर हमने यहाँ E1 E2 ईएमएफ माना हुआ है तो अब ये ईएमएफ आएगा कब, सोचो, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा, जब तुम यहां पर फ्लो होने वाली करंट में चेंज कराओगे। तो ध्यान रखना, अब यहां पर क्या होगा, हम यहां पर करंट में थोड़ा सा चेंज कराएंगे, फिर वो चेंज हम इंक्रीज कराएं करंट को या डिक्रीज कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहां पर करंट को स्लाइट चेंज कराना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा चेंज कराओगे तुम्हारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएंगे। बोलो तो ये बात क्लियर है यहाँ पे, आगे जरा। अब अगर हमारे पास कॉइल्स एक दूसरे के पास हैं तो यहाँ पर पहली कॉइल से दूसरे में और दूसरी कॉइल से पहले में हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन M भी आएगा, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट M आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, अब ध्यान रखना तुम्हारा पूरा फोकस है ये ईएमएफ निकालना। अच्छा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तुमने ईएमएफ के दो फॉर्मूले देखे हुए हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस में देखा है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा है। देखो ध्यान से, तुमने ईएमएफ के दो फॉर्मूले देखे, एक फॉर्मूला देखा है माइनस का L di/dt और दूसरा देखा हुआ है माइनस का M di/dt। तो अब पहले तो एक बात समझो कि हमारे पास ये जो ईएमएफ आ रहा है ये ईएमएफ किसकी वजह से आएगा। देखो इसमें अगर करंट चेंज कराओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस तो हो ही रहा है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास भी तो रखी हुई हैं। अगर ये एक दूसरे के पास रखी है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो पॉसिबल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉसिबल है। तो अगर तुम यहां पर कॉइल की बात करो तो उसमें ये ईएमएफ भी इंक्लूड होगा। देखो तुम्हें बता के आए थे कि जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था तो तुम्हें क्या बताया था, अभी हम यहां पे सेल्फ इंडक्शन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं,
जो तुम म्यूचुअल इंडक्शन अभी तक पढ़ के आए हो उसमें क्या बताया था कि अभी हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस को भी कंसीडर करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी ये ईएमएफ आता है तुम्हारे कॉइल में तो उसमें ये ईएमएफ तो होगा ही होगा। म्यूचुअल इंडक्शन तब क्रिएट होता है जब तुम एक कॉइल में करंट को चेंज कराओ, उसका इफेक्ट दूसरी कॉइल में हो। तो अगर हमारे पास एक कॉइल में करंट को चेंज कराओगे, इसका इफेक्ट दूसरी कॉइल में होगा, तो सोचो दोनों में करंट है तो सेम, अगर दोनों में करंट सेम है तो यहां पर अगर तुमने करंट में चेंज कराया तो इसमें भी तो करंट में चेंज हुआ और दूसरी वाली कॉइल में तो करंट में चेंज हो रहा है। तो पहली कॉइल में करंट में चेंज होने की वजह से इसमें क्या क्रिएट हुआ, सेल्फ इंडक्शन L1, और दूसरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से यहां पर क्या क्रिएट हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस M। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पहली कॉइल की बात हो रही है तो यहां पर ये L1 भी क्रिएट हो रहा है और M भी क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से अगर सेकंड कॉइल की बात करोगे तो इसमें L2 क्रिएट हो रहा है और M भी क्रिएट हो रहा है, M दोनों में आ रहा है। ठीक है, पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन भी M होगा, सेकंड कॉइल का भी म्यूचुअल इंडक्शन M होगा। तो अब यहां पर एक एक करके ईएमएफ निकालने की बात करते हैं। पहली कॉइल की बात करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास रिजल्ट आया ईएमएफ ऑफ फर्स्ट कॉइल। पहली कॉइल में अगर ईएमएफ निकालोगे तो ये हो गया हमारे पास E1। आगे बढ़ो, अब E1 हो जाएगा तो हमारे पास यहां पर ध्यान सुनना, पहली कॉइल में जो हमारे पास ईएमएफ आ रहे हैं दो तरह से आ रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि किसी कॉइल में केवल ये क्रिएट हो। अगर म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों आ रहे हैं तो जरा देखो, अब यहां पर हमारे पास टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस आ गया हमारे पास माइनस, पहली कॉइल है तो L1। अच्छा, करंट दोनों में सेम है तो यहां पर देखो ये आ गया हमारे पास di/dt। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास M है, यहां पर आ गया हमारे पास माइनस का M और यहां पर क्या हो गया हमारे पास di/dt। ध्यान सुनना, सफिक्स जो लगेगा वो केवल L में लगेगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा, दोनों कॉइल में करंट भी तो सेम है तो देखो यहां पर भी di/dt, यहां पर भी di/dt, कोई 1 और 2 मत लगा देना। बोलो इतनी बात की यहाँ पे, यहां तक समझ में आ। अब देखो तुम्हें एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो यहां पर माइनस साइन देख रहे हो, माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि जो दोनों हमारे पास ईएमएफ है वो हमारे पास दोनों अपोजिंग ईएमएफ है। अगर अपोजिंग ईएमएफ है तो माइनस आएगा, लेकिन यहां पर प्लस भी आएगा, यहां पर दोनों साइन लगेंगे, माइनस भी और प्लस भी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, यहां पर तो हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में बना दिया करंट को। देखो कॉइल ऐसे भी तो ऐड हो सकती है, एक बार कॉइल ऐसे आ गई, अच्छा दूसरी कॉइल हमने ऐसे जोड़ दी। अब सोचो क्या होगा, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन यहां से करंट अब आएगी और यहां से वापस इस तरफ जाएगी और ये हमारे पास नीचे आके इस तरह आ गई। तो जरा सोचो, करंट की डायरेक्शन बदल गई। अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई तो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होंगे उनके भी तो साइन बदलेंगे। अगर इसको नेगेटिव लोगे तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये अपने आप पॉजिटिव। बोलो समझ में, सबको यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जो माइनस और प्लस का साइन लिया गया ये किससे लिया गया। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका नेचर भी सेम रहेगा। नेचर सेम रहेगा मतलब ये माइनस तो ऊपर वाला भी माइनस। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, देखो इसमें हमारे पास क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो इसमें क्लॉकवाइज हो गई। अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ अपोजिट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, केवल हमारे पास अपोजिट होने का चांस है किसमें, म्यूचुअल इंडक्शन में। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम म्यूचुअल इंडक्शन का हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है तो यहां पर क्या करते हैं, माइनस और प्लस का साइन लेके चलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां पे यहां तो कोई परेशानी किसी को। अब आगे और हमेशा ध्यान रखना, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिंग नेचर का भी हो सकता है और ये इंक्रीजिंग नेचर का भी हो सकता है, मतलब सपोर्टिंग नेचर का भी हो सकता है ये अपोज ना करे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो अगर हमने इस तरह से बनाया तो यहां पर करंट आई आएगी, यहां पर करंट इस तरह से आके यहां पर नीचे आती, यहां पर करंट ऐसे ऊपर जाएगी और यहां पर हमारे पास ऐसे आ गई। ठीक है, अब जरा सुनना क्या होगा। अगर हम यहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जरा डायरेक्शन निकालो। देखो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, करंट यहां ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, बाहर की तरफ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब क्या होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी और फिर यहां से अंदर जाकर के इस तरह से आएगी। अच्छा, यहां पर जरा देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी अंदर की तरफ। अंदर जाती तो क्या लगा देते हैं, क्रॉस। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहां अंदर की तरफ। तो सोचो अगर अब करंट में चेंज कराओगे, ध्यान सुनना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है
अब अगर म्यूचुअल इंडक्शन काम करेगा तो क्या करेगा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी कि इसी की डायरेक्शन में इसको बढ़ाएगी। सोचो ये बाहर की तरफ है, अगर ये अंदर की तरफ है तो म्यूचुअल इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। ये अंदर की तरफ जा रही है तो इसके अपोजिट आएगी, और इसके अपोजिट आएगी तो वो इसकी डायरेक्शन के सेम होगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पर ध्यान रखना, जो म्यूचुअल इंडक्शन से क्रिएट होने वाला ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अपोजिंग नेचर का भी हो सकता है और सपोर्टिंग नेचर का भी हो सकता है। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो अपोजिंग नेचर का होगा और माइनस लगेगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो सपोर्टिंग नेचर का भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, प्लस। तो बस तुम्हें यहाँ पे इतना समझना है कि जब जब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों साथ में कंसीडर करे जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये हमारे पास अपोजिंग नेचर का भी हो सकता है और सपोर्टिंग का भी। इसी वजह से यहाँ माइनस और प्लस लगे। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, देखो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरह से E2 निकाला जा सकता है। E2 क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेकंड कॉइल। अगर सेकंड कॉइल में बात करोगे, देखो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, बस जहां पर ये 1 सफिक्स है वहीं पर क्या हो जाएगा, 2 सफिक्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस L2 और ये आ गया हमारे पास di/dt माइनस प्लस M di/dt। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान से देखो, पहली कॉइल में दूसरे की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन या फिर दूसरी कॉइल में पहले की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों सेम होते हैं तो दोनों में M और M आएगा। इतनी बात क्लियर है? ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट हो गया। टोटल ईएमएफ देखो क्या होगा, अगर तुम अपने सर्किट का टोटल ईएमएफ निकालोगे तो ये जो टोटल ईएमएफ है ये दोनों को ऐड करके आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा सोचो, ये जो तुम देख रहे हो ईएमएफ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो ये आराम से ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे। अच्छा ये डायग्राम हटा दें, थोड़ी जगह मिल जाएगी। देखो दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, E1 की वैल्यू ये दिख रही है, E2 की वैल्यू ये दिख रही है। चलो ऐड करते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस का L1, ये आ गया di/dt, ये आ गया माइनस प्लस और आ गया M di/dt। आगे जरा देखो प्लस। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये नीचे वाली वैल्यू आएगी माइनस L2, ये आ गया हमारे पास di/dt, ये आ गया माइनस प्लस M और यहां पर आ गया di/dt। इतनी बात क्लियर है? जरा एक साथ रखो इनको। तो देखो हमारे पास ईएमएफ क्या आएगा, L वाले एक साथ करो। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का L1 di/dt, ये आ गया माइनस का L2 और यहां पर आ गया di/dt। अब यहां पर जरा देखो इन दोनों को एक साथ करो। अच्छा तरह समझना, यहां पर अगर M और M देखो, देखो यहां पर ही माइनस प्लस है, यहां पर ही माइनस प्लस है, तो एक काम करते हैं माइनस प्लस कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो माइनस प्लस हो गया, दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स M di/dt। ध्यान रखना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अब एक काम करते हैं, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, di/dt और di/dt, इतना कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास आया therefore E इज इक्वल टू माइनस di/dt। हमने देखो यहां माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो गया, ये आ गया L1, ये प्लस हो गया, ये आ गया हमारे पास L2। अच्छा अब अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहां पर जरा सोचो क्या हो सकता है, यहां माइनस प्लस है, अगर माइनस कॉमन ले ले तो ऊपर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस 2M। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब देखो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से वही कहानी, यहां पर एक बड़ा सा स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट क्या होगा, नाउ वी रिप्लेस बोथ द कॉइल्स विद अ सिंगल कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। सोचो अगर सिंगल कॉइल आएगी तो क्या उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, सवाल ही नहीं उठता। अगर सिंगल कॉइल आएगी तो उसमें केवल सेल्फ इंडक्टेंस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, L। तो ध्यान रखना, हम यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटमेंट सुनो, नाउ वी रिप्लेस बोथ द कॉइल्स विद अ न्यू कॉइल with self inductance L such that the total EMF created in the circuit is E। हमें इस तरह से नई कॉइल रखनी है कि हमारे पास जो टोटल EMF क्रिएट होगा वो कितना रहेगा, वो E ही रहेगा, वो नहीं चेंज होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? तो जरा समझ आंसर। अब यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगर टोटल EMF इतना ही है, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट होगा E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन देख ली, तो ये हटा दें, थोड़ा समझाते हैं इसको, हटा दें इसको। देखो
देखो दरअसल यहां पर होता क्या है, देखो हमने पहले काम करा, हमारे पास दो कॉइल जुड़ी हुई है, करंट यहां पर आई आ रही है L1 L2 और म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ इसमें M, ठीक है। अब जरा समझना क्या करना है, हमें इन दोनों को एक सिंगल कॉइल से रिप्लेस कर देना है। अगर इसको सिंगल कॉइल से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, यहां पर करंट आई है, अब इस सिंगल कॉइल में केवल सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा। और हमें करना क्या, जरा समझना, इसका EMF E1, इसका E2, इनका जो कंबाइंड EMF है वो क्या हो गया हमारे पास E। अच्छा टोटल EMF E है तो यहां पर भी जो टोटल EMF होगा वो E होना चाहिए। अगर यहां पर हम इस तरह की कोई कॉइल जोड़ पाते हैं, ठीक है, सोचो ये पॉसिबल है कि नहीं, अरे बिल्कुल पॉसिबल है। हम यहां पर दो कॉइल जोड़ रहे हैं, दोनों को हटा करके एक ऐसी सिंगल कॉइल ढूंढ के लाओ जो इतना ही EMF क्रिएट करवा दे। अगर इतना ही इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा हमारे पास तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन और EMF है इनका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E = -L di/dt। ध्यान रखना जो करंट ऊपर फ्लो हो रही थी वही करंट नीचे फ्लो करेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, सारी एक्सटर्नल कंडीशन सेम, करंट वही, सर्किट वही, सब कुछ वही। बस इस सर्किट में हम क्या करेंगे, जो दो कॉइल थी उनकी जगह एक अकेली ऐसी कॉइल लाएंगे जो उतना ही EMF क्रिएट कर दे। सोचो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉसिबल है तो क्या होगा, अगर अकेली कॉइल है तो क्या होगा, केवल सेल्फ इंडक्टेंस, कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, और हमारे पास जो नया EMF आया वो किसके बराबर हो जाएगा, E = -L di/dt के। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब जरा सोचो क्या है, ये जो देख रहे हो ये हमने अपने कॉइल में टोटल EMF निकाला, कब, जब हमारे पास दो कॉइल थी जिनमें सेल्फ इंडक्टेंस L1 था और दूसरे में सेल्फ इंडक्टेंस L2 था। ये क्या देख रहे हो, ये हमारे पास वो कॉइल है जब केवल एक अकेली कॉइल रखी और उसमें हमारे पास जो EMF आया वो कितना आ गया, -L di/dt आ गया। इतनी बात क्लियर, अभी हटा दें सबको समझ में आया कि हुआ क्या, वो जो यहाँ बड़ा सा स्टेटमेंट बोला था उसका मतलब समझ आया। फिर से सुन लो जरा, क्या था हमारे पास, नाउ वी रिप्लेस बोथ द कॉइल्स विद अ न्यू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L such that it created the same EMF E in the circuit। ठीक है, आगे देखो, देखो अब यहां पर भी टोटल EMF, यहां पर भी टोटल EMF कंबाइन करो तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर करा दो तो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल देख रहे हो सेल्फ इंडक्टेंस L ये किसके बराबर है, ये इस ब्रैकेट के बराबर दिख रहा है, और ये हमारे पास आ गया L = L1 + L2, ये आ गया ±2M। तो अब एक बात ध्यान रखना, अगर दो कॉइल सीरीज में हैं और एक दूसरे के बहुत पास हैं तो हमारे पास उनका जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस आता है वो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास होता है L1 + L2 ±2M। ठीक है, प्लस माइनस क्यों, ध्यान रखना ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये तुम्हारे सेल्फ इंडक्टेंस को सपोर्ट भी कर सकता है और उसका अपोज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पास करंट की डायरेक्शन पे। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम करा दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस का सपोर्ट करने लगेगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट करा दो तो क्या करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस का अपोज करने लगता है। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम तो प्लस साइन, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। यहां पे ये था हमारे पास इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस दो कॉइल्स का। ठीक है, ये बात हो गई सीरीज में। अब बात करते हैं पैरेलल में। एक बार कैलकुलेशन देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, अब बिल्कुल इसी तरह से हम पैरेलल में लेके चलेंगे। पैरेलल में ध्यान रखना एक बात, ठीक है, बचपन से तुम देखते चले आ रहे हो कि जब भी हमारे पास कोई सर्किट्स, दो या दो से ज्यादा सर्किट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर हमारे पास EMF बराबर रहता है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना है, दोनों में क्या लगेगा, EMF सेम। अगर हम पहली कॉइल के लिए EMF निकालेंगे तो वो भी E होगा, सेकेंड कॉइल के लिए EMF निकालेंगे तो वो भी E ही होगा। दोनों कॉइल्स में हमारे पास सेम रहेगा EMF। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो अब पैरेलल में आओगे तो हमारे पास फिर से केस आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, हमारी दोनों कॉइल्स एक दूसरे से बहुत दूर होंगी। अगर कॉइल्स एक दूसरे से बहुत दूर है मतलब ये हमारे पास दोनों कॉइल्स फार अवे हैं, इतनी दूर है कि हमारे पास किसी तरह का कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे में लिंक नहीं होगा या दूसरे का पहले में लिंक कभी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर इस तरह का है तो हमारे पास क्या होगा, किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं आएगा, केवल सेल्फ इंडक्शन पे हमारे पास पूरा काम होगा। तब देखो हमारे पास क्या क्या होता है,
ठीक है, अब ये डायग्राम बनाया, हम बहुत ज्यादा जगह नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, ये मान लेना कि कॉइल्स कैसी हैं, एक दूसरे से बहुत दूर है। ठीक है, यही डायग्राम पहले केस में काम आ जाएगा, यही सेकंड केस में। डायग्राम की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम आर्टिकल कर रहे हैं उसमें अगर तुम डायग्राम देख लोगे तो सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास करंट आई आ रही। अच्छा, अब यहां पर करंट डिवाइड हो जाएगी, यहां से करंट अलग चली गई, यहां पे अलग चली गई, यहां से ऐसे ऊपर जाएगी, तो मान लिया यहां पर करंट I1 है और यहां पर करंट हमारे पास कुछ I2 आ गई। ये पूरी घूम करके यहां नीचे आएगी, यहां नीचे आके आगे मिल करके फिर से करंट कितनी बना देंगी, I। तो देखो हमें सबसे पहले तो इतना पता चल गया कि हमारे पास जो I है ये I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग कॉइल हैं, बिल्कुल अलग अलग। अगर अलग अलग कॉइल्स हैं तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस L1 आएगा, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस L2 आएगा। दोनों कॉइल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, अगर बहुत दूर हैं तो किसी तरह का कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि दोनों का ईएमएफ सेम होगा। अब हम यहां पर दोनों पे सेम ईएमएफ मान के काम करेंगे। अभी तक क्या था, ये सीरीज में थी, जब सीरीज में थी तो हमारे पास ईएमएफ अलग अलग होना कंपलसरी था। एक में E1 मान लिया, दूसरे में E2 मान लिया। यहां पर हम दोनों के ईएमएफ क्या करेंगे, सेम मान के काम करेंगे। इतनी बात क्लियर। चलो अब आगे देखो। अब देखो हम यहां पर फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल पे काम करेंगे। देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब देखो इतना दिमाग तुम्हारा चल रहा है, अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या करोगे, ईएमएफ निकालना तो फॉर्मूला लगेगा माइनस का डी आई अपॉन dt। मतलब यहां पर हमें क्या चाहिए, डी आई अपॉन dt। यहां पर डिफरेंशिएशन चाहिए, ये डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम कर लो, यहां पर जरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालो। तो देखो यहां पर अगर ये बराबर है तो हमारे पास क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ गया डी आई अपॉन dt, ये बराबर हो गया हमारे पास डी आई वन अपॉन dt, प्लस ये बराबर हो गया हमारे पास डी I2 अपॉन dt। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बोलो इतनी बात क्लियर। यहां पर जो देख रहे हो डी आई अपॉन dt बराबर है डी I1 अपॉन dt प्लस डी I2 अपॉन dt के। ठीक है, अब यहां पर बस एक काम करना है, ध्यान सुना, जो बता रहे हैं वो ध्यान में रखो, आर्टिकल तुरंत खत्म। हमें बस यहां पे डी I1 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है और डी I2 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल करके यहां पे इसी इक्वेशन में रख देनी है, बस आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो देखो पहली कॉइल की बात करते हैं, तो यहां पर आ गया हमारे पास फॉर फर्स्ट कॉइल, दोनों में अगर ईएमएफ सेम है तो यहां पर ईएमएफ E आ गया। ठीक है, अब पहली कॉइल की बात करो तो देखो अब ध्यान सुनना, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस में सफिक्स लगेगा और करंट में भी लगेगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस L1 और यह आ गया डी I1 अपॉन dt। इसी वजह से यहां पर तुम्हें डायग्राम बना के दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हें पता चले, समझ में आए कि कहां पर I1 लगेगा, कहां I2 लगेगा, कहां केवल I लगेगा। अगर डायग्राम ना बताते तो तुम्हें कंफ्यूजन रहता कि सीरीज में था केवल I, यहां पर I1 I2 आ गए। ये सारी बातें तुम्हें समझनी पड़ती। ठीक है, सर्किट देख लिया तो अब सर्किट देख के सारी बातें तुरंत क्लियर होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और समझ लो, देखो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में एक सबसे खराब बात है। सबसे खराब बात क्या, ये स्टूडेंट्स की अपनी कमी होती है, तुम इसको बुक से देख करके समझ नहीं सकते। ठीक है, एक बार कभी ट्राई करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक खोलना, जो टॉपिक तुम्हारे इंटर के पढ़े हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जो नए टॉपिक्स हैं उनको जरा एक बार खोल के देखना है, जो हम पढ़ा चुके हैं उनको भी एक बार जरा बुक की लैंग्वेज में रीड करना। हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, उनने जो एक्सप्रेशंस यूज करे हैं उनको रीड करना, वो तुम्हें समझ में नहीं आते। और अगर वैसे करवा दें हम यहां पे आर्टिकल्स तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल तो सरल है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे पास बुक में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखना, बुक में कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये डायग्राम बना करके कुछ करके किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक तरह से कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो बुक प्रिंट है, ठीक है, वो बुक ठीक से प्रिंट नहीं, वो स्टूडेंट फ्रेंडली बुक नहीं है। वो केवल पता चलेगी, वो केवल टीचर फ्रेंडली बुक है। ठीक है, टीचर पढ़ के उसको समझ ले कि हाँ ये ऐसा ऐसा दिया गया है और पढ़ा दे। ये एक सबसे बड़ी कमी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। ठीक है, और पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसका बहुत बेनिफिट मिल जाता है। अगर पेपर सब्जेक्टिव होता तो बुक तो किसी काम की नहीं होती। चलो तो ध्यान से देखो, देखने जा करके कई सारे आर्टिकल तुमने यहां पे पढ़ लिए, उन बहुत सारे आर्टिकल्स को एक बार जरा बुक से देखना। बुक में लगभग 20-30% आर्टिकल ऐसे होंगे तो बिल्कुल अलग तरह से दिए हुए। ठीक है, बहुत अजीब तरीके से दिए हुए।
और कोई भी किसी भी राइटर को उठा के देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में यही होता है। अब बस फर्क ये है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर तुम्हें करा देंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपलेस्ट वे तुम्हारे सामने आना चाहिए, आर्टिकल समझ आना चाहिए। जैसे ये समझ आएगा तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर हमारे पास पहली कॉइल में ईएमएफ ई है, क्यों? दोनों पैरेलल में है, दोनों में ईएमएफ सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस L1 di1/dt। ठीक है, क्या बताया था कि हमें करना क्या है, हमें केवल di1/dt और di2/dt की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है di1/dt। सोचो ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ गया, L1 से डिवाइड करा दो तो आ गया माइनस का E/L1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड कॉइल के लिए काम करते हैं। डायग्राम हटा दें, चलो देखो सेकंड कॉइल के लिए आ जाओ, ये आ गया हमारे पास फॉर सेकंड कॉइल। देखो सेकंड कॉइल में हमारे पास दोनों में ईएमएफ सेम रहेगा, बस फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया हमारे पास माइनस L2 और ये आ गया di2/dt। इतनी बात क्लियर? बताया था क्या करना है, di2/dt की वैल्यू निकालनी, तो ये आ गया हमारे पास di2 और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास dt। ये वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस का E/L2, ये आ गई इक्वेशन नंबर। इतनी बात क्लियर? अब दो क्या करना है, di1/dt di2/dt दोनों उठा के कहां रख देने हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, उठा के रखो। तो यहां पर क्या दिख रहा है, di/dt। तो यहां पर आ गया हमारे पास di/dt, वैल्यू जरा रखो उठा करके। देखो अब यहां पर माइनस का E/L1, ये आ गया माइनस E/L1, यहां पर माइनस E/L2, जरा माइनस का E कॉमन लो, तो यहां पर आ गया हमारे पास di/dt इज इक्वल टू माइनस का E कॉमन, यहां पर आ गया 1/L1 प्लस 1/L2। इतनी बात क्लियर है? अब आगे जरा ये di/dt की वैल्यू आ गई, चलो ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया तो फिर से पूरी वही कहानी कि हमारे पास ये जो दो कॉइल्स हैं, इन दोनों कॉइल्स को रिमूव करो, इनकी जगह इकलौती कॉइल लगाओ जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, L। और अगर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस L है तो वहां पर हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उतना ही ईएमएफ होना चाहिए जितना हमारे पास ये दोनों कॉइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है, नाउ वी रिप्लेस बोथ द कॉइल्स विद अ सिंगल कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L सच दैट द ईएमएफ इन द सर्किट रिमेन्स सेम। ठीक है, देखो कैलकुलेशन, देखो आगे देखते हैं। देख लेना एक बार क्या हुआ। देखो ये हमारे पास दो कॉइल है, करंट I है, यहां पर करंट I1 हो गई, यहां पर करंट I2 हो गई, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 हो गया, और यहां पर जो हमारे पास EMF था दोनों में सेम था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर यहां पर हमारे पास इनकी जगह एक इकलौती कॉइल जोड़ दी जाए जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, ईएमएफ वही रहना चाहिए, यहां पर ईएमएफ ई था तो ईएमएफ यहां पर भी सेम रहना चाहिए, ईएमएफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब सोचो टोटल करंट कितनी आ रही थी, आई, तो जितनी करंट आ रही थी हमारे पास उतनी ही करंट आती चली जाएगी और ये ऐसे आगे निकल जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तो कोई परेशानी। अगर हमारे पास ये रिजल्ट होगा तो सोचो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का L di/dt। तो यहां पर देखो बड़े से स्टेटमेंट के बाद क्या आ गया हमारे पास, यहां पर E की वैल्यू आ गई माइनस L और ये आ गया di/dt। इतनी बात क्लियर है? तो देखो अगर यहाँ पे di/dt की वैल्यू निकालो तो क्या होगा हमारे पास, di/dt इज इक्वल टू L नीचे आएगा माइनस का E/L, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 में भी di/dt, इक्वेशन नंबर 5 में भी di/dt, LHS बराबर है तो RHS को कंपेयर कर दो तो देखो यहां पर क्या होगा 1/L। अच्छा 1/L किसके बराबर, 1/L1 प्लस 1/L2 के बराबर। सोचो कुछ जाने पहचाने रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मूले में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अगर पैरेलल है तो क्या होगा हमारे पास 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। अगर सीरीज में तो क्या होगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, बिल्कुल वही जो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस में थे। इतनी बात क्लियर है? अब आगे जरा सुनो, हटा दें इसको।
कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ गया फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों कंपेयर कर रहे हो तो हमारे पास क्या होगा, ये 1/L है तो यहां पर आ गया 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है पैरेलल में, लेकिन ध्यान रखना ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास दोनों कॉइल बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हो, एक में जनरेट होने वाला फ्लक्स दूसरे में लिंक ना, ठीक, तब हमारे पास ये केस आता है। देख ली कैलकुलेशन, हटा दें आगे। अब देखो हम अगला केस लेके चलेंगे। अगला केस क्या होगा, अब हमारी कॉइल्स एक दूसरे के पास में होंगी। अगर एक दूसरे के बहुत पास है कॉइल तो हमारे पास क्या होगा, पहली कॉइल में क्रिएट होने वाला फ्लक्स दूसरे में लिंक होगा और दूसरी कॉइल में क्रिएट होने वाला फ्लक्स पहले में लिंक होगा। अच्छा, फ्लक्स लिंक होने का मतलब क्या, हमारे पास पहली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो दूसरे से पास होगी और दूसरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो पहले से पास होगी। तो अगर हमारे पास ये काम होगा तो हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है हमारे पास, कि कॉइल्स एक दूसरे के फ्लक्स को लिंक करें। तो अब यहां पर ध्यान रखना, तुम्हारे फॉर्मूले में m निकल करके आएगा, यहां पर तुम्हें थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देखना होगा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पर पैरेलल के ही केस में हमारे पास क्या आ गया, केस सेकंड, पैरेलल कंडीशन देख रहे हो तो उसमें केस 2 आ गया। केस 2 में क्या होगा, हमारी कॉइल्स बहुत पास होंगी, वेरी नियर, ठीक है। क्या क्या होगा जरा समझ लो। देखो यहां पर हमारे पास करंट आई है, अच्छा यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2, कोई परेशानी नहीं। यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2, दोनों मिलकर के वापस I1 लेंगे। दो कॉइल्स है तो यहां पर सेल्फ इंडक्शन L1, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस L2। अब अगर ये एक दूसरे के पास है तो इनमें आपस में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा और यहां पर फ्लक्स लिंक होगा। तो क्या हो गया आपस में, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर पैरेलल में तो वैसी सीधी सी बात, हमारे पास जो ईएमएफ रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। ईएमएफ में हमारे पास किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो आगे चलो, जब भी शुरुआत करोगे तो ध्यान रखना, हम पहली कॉइल में भी ईएमएफ निकालेंगे और दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ निकालेंगे। ध्यान से सुनो, जब भी ईएमएफ की बारी आती है तो ईएमएफ हमारे पास दो केस में होता है। अगर केवल सेल्फ इंडक्शन हो, ध्यान रखना, अगर केवल सेल्फ इंडक्शन हो तो ईएमएफ होता है हमारे पास -L/di/dt। अगर केवल म्यूचुअल इंडक्शन हो तो होता है -M/di/dt। अगर दोनों हो तो सोचो ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर यहां पे। तो देखो अब पहली कॉइल की बात करते हैं, ध्यान रखना फॉर्मूला क्रिएट करने में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब आसान है। तो यहां पर आ गया हमारे पास फॉर फर्स्ट कॉइल। देखो अगर पहली कॉइल की बात करोगे तो यहां पर हमारे पास जो ईएमएफ आएगा वो कैसे आएगा, पहली कॉइल में सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ क्या आ गया, ये आ गया -L1 di1/dt। ध्यान रखना पहले में I1 करंट जा रही है, दूसरी में I2, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सफिक्स का, ठीक है। इसी वजह से पूरा आर्टिकल करा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देंगे तो फॉर्मूला लिखवाते तुम्हारे पास सारी चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है। सोचो बहुत कमाल की चीजें हैं, बहुत नए कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखने को मिल रहे हैं। अगर सोचो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। इसी तरह से वो लिखवा देते हैं L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस -2m। इसी तरह से चौथा फॉर्मूला निकल कर आएगा बड़ा सा हमारे पास, वो लिखवा दे तो तुम्हारे पास किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं जाएगी। ये फॉर्मूले रट के वहां टिक तो कराओगे लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं आ पाएगी। ध्यान रखना यही चीजों की, इन्हीं चीजों की जरूरत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस आ रही है, किस तरह से हमारे पास सर्किट वर्क कर रहा है। उस सर्किट को हम किस तरह से, जो चीजें हम पढ़ के आए हैं वो चीजें हम सर्किट में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो ध्यान से यहां पे देखो, अगर हम पहली कॉइल में ईएमएफ निकालेंगे तो क्या होगा, पहली कॉइल में ईएमएफ हमारे पास सेल्फ इंडक्शन की वजह से आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी आएगा, क्योंकि अगर ये दो कॉइल है तो इनमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे के बहुत पास है। अगर ये एक दूसरे के बहुत पास है तो क्या होगा जरा सोचो, यहां पर फॉर्मूला क्या, MDI/dt। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास माइनस है तो इसका नेचर भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहां माइनस लग गया और ये आ गया M, यहां पर आ गया di/dt। लेकिन
अब जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, सोचो किस कॉइल की वजह से आ रहा है। अगर पहली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो वो दूसरे कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वजह से होगा। मतलब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन I2 की वजह से होगा। तो यहां पर जब I2 में चेंज आएगा तब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और इसका फ्लक्स पहले वाले से लिंक होगा, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। ध्यान रखना, पहली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन क्यों आएगा? जब दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो पहली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट कराएगी। अगर दूसरी कॉइल में करंट चेंज हुआ तभी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, di2/dt। ये जो हमारे पास करंट में चेंज है, यही करंट में चेंज पहली कॉइल में फ्लक्स चेंज कराएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर? तो ध्यान रखना हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पर फर्स्ट कॉइल की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन आएगा वो तो इसकी खुद की करंट में होने वाले चेंज की वजह से आएगा, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो सेकंड कॉइल में चेंज होने वाली करंट की वजह से आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे? ये समझ में आया? अब देखो फिर वही बात, अगर मान लो यहां पर हमारे पास करंट की डायरेक्शन बदल गई तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? देखो अभी हमारे पास ये करंट इस तरफ जा रही है, अगर मान लो हम नीचे वाली कॉइल को ऐसे बनाते, ये जो I2 करंट है ये ऐसे चली जाए तो सोचो। अब यहां पर करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, अगर दो डायरेक्शन पॉसिबल है तो ये दो साइड लगेंगे। क्यों? ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास दोनों तरह का हो सकता है, ये अपोजिंग भी हो सकता है और सपोर्टिंग भी। तो इसी वजह से हमारे पास माइनस और प्लस दोनों रहेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे? अब आगे देखते हैं। देखो अब इसी तरह से हम यहां पर सेकंड कॉइल के लिए बात करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब सेकंड कॉइल की बात करो तो यहां पर आ गया हमारे पास फॉर सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल की बात करोगे तो यहां पर भी हमारे पास ईएमएफ नहीं चेंज होने वाला, ईएमएफ यही रहेगा। अब सेकंड कॉइल में सेल्फ इंडक्शन सेकंड का रहेगा, ये आ गया हमारे पास -L2 और ये आ गया हमारे पास di2/dt। ध्यान रखना सेल्फ इंडक्शन तो तभी आएगा जब उसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट चेंज हो, तो क्या होगा di2/dt। अब दो क्या होगा हमारे पास माइनस का m। म्यूचुअल इंडक्शन इसमें तब आएगा जब पहली वाली कॉइल में फ्लो होने वाली करंट चेंज हो। तो यहां पर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ गया, di1 और अपॉन में आ गया dt। इतनी बात क्लियर? ध्यान रखना है जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, एक दूसरे का अपोज करने वाले भी हो सकते हैं। अगर सपोर्टिंग हुए तो दोनों माइनस माइनस, ठीक है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन इस सेल्फ इंडक्शन का अपोज करने लगा तो प्लस। ऐसा क्यों होगा? तुम्हें पता है यहां पर करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक। अब आगे जरा से यहां पर हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक। अब देखो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सोचो करना क्या है। अब बस हमको यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है। लेकिन ध्यान रखना इन इक्वेशंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है और सॉल्व करना तुम्हारे सिलेबस में है भी। अभी भी तुम ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, जब ये पेपर सब्जेक्टिव भी होता था तब भी कभी इनका सोल्यूशन नहीं करवाते थे। क्यों? जरा देखो वेरिएबल कितना आ गया, di1/dt, di2/dt। यहां पर भी di2/dt और ये di1/dt। तो दो वेरिएबल तो दिख ही गए, साथ ही साथ L1 और L2 भी तो दिख रहा है। जहां जहां सफिक्स लगा है वो वेरिएबल। बात समझ आ रही है? देखो ईएमएफ नहीं बदल रहा कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बदल रहा कांस्टेंट। तो देखो यहां पे दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो अब यहां पर तुम इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे और कई सारे प्रोसेस होते हैं इनको सॉल्व करने के। तो ध्यान रखना अब तुम्हें यहां पर बस फाइनल रिजल्ट याद रखना है। करना क्या है, बस यहां पर लिख देना है ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा वो बस तुम्हें लिख देना है। देखो यहां पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा है। देखो ये आ गया हमारे पास माइनस, अब यहां पर आता है L1 L2 माइनस m स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2l, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा di/dt, ठीक है। ये टर्म तुम्हें ऐसे ही याद रख लेना है और तुम्हें यही याद रखना, यही तुम्हारे अगर ऑप्शन में आ गया तो बस टिक करके आ जाना कि ये हमारे पास L की वैल्यू होती है। अब देखो क्या होगा,
ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अच्छा, अगर तुमने टोटल ईएमएफ निकाल दिया, ईएमएफ को तुमने डीआई अपॉन डीटी के टर्म में निकाल दिया, फिर से हमारे पास वही स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या होगी, अब दोनों कॉइल्स को रिप्लेस करके एक अकेली ऐसी कॉइल लगाओ जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास एल हो और जो ईएमएफ ई ही क्रिएट कर रही हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस का एल डीआई अपॉन डीटी हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। दोनों को कंपेयर कर दो, देखो एल की वैल्यू आ गई, यहां पर लिख देना ऑन कंपेयरिंग एल का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ये तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है। तो यहां पर ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक। जब पेपर सब्जेक्टिव होता है तब भी कभी इसको सॉल्व नहीं कराते, ऐसे ही लिखवाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये सब्जेक्टिव पेपर में आता भी नहीं था कभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मजबूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है क्या, केवल एक फॉर्मूला है। अगर केवल एक फॉर्मूला तुम्हारे रिजल्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस कब, जब हमारे पास दो कॉइल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगी हो और वो इतना पास हो कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट हो रहा हो। तो यहां पर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का, इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2, ठीक है। देख लो एक बार, बस तुम्हें देखो ये आर्टिकल हमेशा कराते हैं, हमेशा कभी नहीं छोड़ते। जब सब्जेक्टिव होता था तब तो ये आता ही नहीं था, 3-4 साल से ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के चांसेस है, पूछा भी जाता है। ये कराते इसलिए थे ताकि तुम्हें ये इक्वेशंस लिखना आए, ठीक है। ये बेसिक्स है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के, सेल्फ इंडक्शन के और म्यूचुअल इंडक्शन के। अगर ये इक्वेशंस लिखना आता है तब जाकर के तुम्हारे वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं है, यहाँ पर जो ये रिजल्ट निकला एक तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, 2 इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना तुम्हें आता है, ठीक है। नहीं आता है तो हो सकता है आगे सीखोगे, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, बस, ठीक। देखो